मैटर लिखा हुआ है, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आपकी जो ये वाली केमिस्ट्री वाली स्पेसिफिकेशंस हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर में द सॉलिड स्टेट को भी डिस्कस नहीं करती। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पहले से बॉन्डिंग में डिस्कस कर लेती हूँ, मैंने किया हुआ है। लिक्विड स्टेट के बारे में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला या वाटर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस किया हुआ है। और जो अगली चीज़ है वो कौन सी वाली है, वो है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। स्ट्रेट अवे आपकी स्पेसिफिकेशन में 4.1 क्या है, अबाउट द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट में कुछ नोट्स मैं आपको कल लिखवा रहा था, मैं किस बुनियाद पर लिखवा रहा था, कॉलम शॉलम बराबर कर दिए होंगे शायद, हैं बराबर किए कि नहीं किए? वैसे चल क्या है बीच में, एक तरफ सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट, फिर एक तरफ गैसियस लिक्विड स्टेट का कॉन्सेप्ट, और फिर किसकी कॉपी है शान आपकी? गैसियस स्टेट में हमने क्या लिखा हुआ है जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं एक तरफ कुछ जुमले की केमिस्ट्री लिखता हूँ, दूसरी तरफ उस जुमले की फिजिक्स लिखता हूँ। क्या केमिस्ट्री लिखी आपने सबसे पहले कि पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली और हैज़र्डली इन एवरी डायरेक्शन एट पता नहीं डिफरेंट स्पीड्स। इसका हमने मतलब क्या निकाला है कि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और उनकी एनर्जी कैसी है सर, वो बड़ी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फिर हमने दूसरा मतलब क्या निकाला है सर, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वो जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो निग्लिजिबल या वीक या जीरो होती है। उसका हमने मतलब क्या निकाला, जैसे फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो फिर कौन सी एनर्जी होती है? द ओनली एनर्जी दैट द पार्टिकल्स हैव इज क्या, इज देयर काइनेटिक एनर्जी। ये हमने मतलब निकाला। फिर हमने अगली बात कही कि पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो वो कोलाइड करते हैं, तो जब वो कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, उनके कोलाइड करने की वजह से वो दीवार के ऊपर क्या करते हैं, दीवार के ऊपर फोर्स, जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम चेंज होता है, मतलब बेशक उसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, बेशक कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक क्या हो, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। मोमेंटम कोलिजन के दौरान अगर कोलिजन क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक, तो क्या होता है, क्या होता है, जिस स्पीड से टक्कर मारी होती है उसी स्पीड से, लेकिन जिस वेलोसिटी से टक्कर मारी होती है उसी वेलोसिटी से नहीं आते, ऑपोजिट वेलोसिटी से आते हैं। उस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। क्या होता है जी, उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज की वजह से क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होती है। फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से क्या होता है, मतलब फोर्स अप्लाई होती है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। आई थिंक आपकी स्पेसिफिकेशन मैंने पढ़ी थी कि कल सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही वहां क्या लिखा है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ क्या, ऑफ प्रेशर इन अ गैस in terms of collisions between gas molecules and the wall of the container। तो क्या जवाब देंगे आप कि जी वो प्रेशर इन अ गैस क्यों होता है, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से वो कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स की वजह से उसके मोमेंटम चेंज होते हैं, मोमेंटम चेंज होने की वजह से फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये जुमला है तो फिजिक्स जैसा, लेकिन एक्सप्लेन किधर करना है, केमिस्ट्री में। उसने कहा है स्पेसिफिकेशन है उसकी कि जनाब आप प्रेशर एक्सप्लेन करिए, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप करिए उसको एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्या, कोलिजन्स की टर्म्स में एक्सप्लेन करिए। तो उसको पता है कि जब बच्चा यहां पहुंचेगा तो इससे पहले वो फिजिक्स में क्या पढ़ चुका होगा, तो उसको पता है कि सर ज़हीर ने पहले मोमेंटम खत्म कराना है, उसके बाद वो स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं ना कहीं जाएंगे, तो मोमेंटम की कोलिजन्स उसको पता होगी, चेंज इन मोमेंटम उसको पता होगा, डायनेमिक्स उसको पता होगा, फोर्स उसको पता होगा। हाँ एक चीज रहेगी वैसे, फोर्स ओवर एरिया करेंगे तो क्या आएगा, क्या पता उनको ये भी पता है कि सर ने टेस्ट में एक सवाल दिया होगा स्ट्रेस है जी, स्ट्रेस में बच्चे को क्लास में बता दिया होगा भाई ये प्रेशर ही होता है, इसमें क्या करना है, फॉर्मूला भी बता दिया गया होगा कि फोर्स को एरिया से डिवाइड करना है, और फिर भी ये करना हुआ तो सर क्लास में क्या करेंगे भाई, कैटा मार दो सवाल के ऊपर, अभी नहीं पढ़ाया होगा, बट स्टिल फोर्स ओवर एरिया एक ओ लेवल के बच्चे को भी पता होता है। तो आई थिंक आप इस स्पेसिफिकेशन नंबर 1 का जवाब दे देंगे, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, अगली बात की तरफ आते हैं। मैंने अगली बात यहाँ से आगे क्या लिखवानी है, 2-3 नोट्स और भी लिखवाने हैं, सॉरी प्रेशर की बात होगी। अच्छा जब प्रेशर आपने कर लिया तो कुछ कॉमन जुमला लिखा है, मैं जैसे पहले वाले मैंने पहले नोट का कॉमन जुमला क्या लिखवाया था, एनर्जी इन द पार्टिकल्स, ये काइनेटिक एनर्जी इन द पार्टिकल्स इज रैंडमली, एक पहला फैक्ट मैंने लिखवाया था दोनों में। फिर दूसरे जुमले के बाद क्या लिखा,
पार्टिकल्स ओनली हैव हाँ वन टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक वाली। फिर अभी जो आपने कोलिजन्स की बात की है, जो जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, वहां पे मैं प्रेशर को भी स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि बल्कि कोलिजन को स्पेसिफाई करना चाहता हूं। क्या कहूं इन कोलिजन्स को? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स कहूंगा। क्या कहूंगा? लेकिन कब अज्यूम करूंगा मैं? हम इन कोलिजन्स को क्या अज्यूम करेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स अज्यूम करेंगे। तो एक काम करिए, आप जो कल की बात है उसका एक तीसरा जो एक जनरल नोट है, वो जनरल नोट क्या लिखिए? जनरल नोट ये लिखिए कि जनाब साहब जो कोलिजन्स हैं, कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस, टेबल किसे में लिखें? कोलिजन्स between the gas molecules and the wall of the container. Collisions between the gas molecules and the wall of the container are perfectly elastic. Are perfectly elastic. अब इसका मतलब मैं नहीं लिखवाऊंगा यहां। ये perfectly elastic का मतलब किधर है? फिजिक्स में तीन बातें। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में? मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व। मतलब जिस स्पीड से टक्कर मारता है उसी स्पीड से वापस आता है। इसकी डिटेल इज इन फिजिक्स जी। देखें जी, हमने पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। फिर हमने पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स के जीरो होने की वजह से जीरो ईपीई पढ़ी। अब वो कहते हैं सर पार्टिकल्स की जीपीई पढ़ा दें। अगर मैं पार्टिकल्स की जीपीई पढ़ा दूं तो किन पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं? जो कहां है? हाँ, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जीपीई जो है वो शायद मैं जीरो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। उनकी ग्रेविटी की वजह से ही उनका प्रेशर भी होता है। अगर आपने ओ लेवल में प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ा हो, P = रो जी एच, पढ़े? रो क्या है? ऑफ क्या? जो भी फ्लूइड है या जो गैस है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि गैस को किधर मूव करा रही है। तो इस वक्त मैं क्या नहीं पढ़ाना चाहता? मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पढ़ाना चाहता। हाँ, अगर आप एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी उस एयर की बात करेंगे, तो हाँ उस एयर का क्या सीन होगा? उस एयर को ग्रेविटी नीचे खींचेगी और उसकी वजह से वो एयर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्या नाम होगा उस प्रेशर का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका अगर आप जिक्र करेंगे तो उनका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, रो जी एच। तो अगर रो को मास ओवर वॉल्यूम कर दे तो mgh। mgh क्या होता है? व्हाट इज mgh? जीपी होता है, तो होती है। ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त उसका जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज मैं किसी कंटेनर में गैस को बंद करके उसकी अपनी सिचुएशन की बात करूं कि उसके अपने साथ क्या हो रहा है। उसकी अपनी मूवमेंट है तो उस वजह से उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। उसके अपने दरमियान में कोई फोर्स नहीं है, कोई ईपी नहीं है। हाँ, अगर आप कहें सर वो गैस का कंटेनर या वो गैस सारी की सारी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। लेकिन मेरा ये टॉपिक केमिस्ट्री का नहीं है। जो आपने सवाल पूछा तो प्योर फिजिक्स है। ये तो प्योरली फिजिक्स में ले जाएगी मुझे बात को, कि मैं उसकी वजह से फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना स्टार्ट कर दूंगा। मैं देखता हूँ मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है कि नहीं निकालना। ठीक, केमिस्ट्री में शायद नहीं निकालना, फिजिक्स में हाँ मैं उस तरफ जाऊंगा, शायद उस तरफ चला जाऊँ। कोई और सवाल पूछना चाहते? किन की? कौन से वाले? गैस पार्टिकल्स। पहली लाइन पढ़ो, जो काइनेटिक थ्योरी की पहली लाइन लिखवाई है मैंने। तो इन डिफरेंट स्पीड्स को आप इनमें से किसी को जीरो कहोगे? नहीं, गलत हो। गैस में कैसे जीरो स्पीड होगी? बुक में खड़े में गई बुक भाई, बुक में कुछ और लिखा हुआ है। आप अभी तक मैं वहां पहुंचे ही नहीं हूं। मैं उधर कब पहुंचूंगा? जब मैं प्रेशर को कम करूंगा या वॉल्यूम को कम करूंगा या टेम्परेचर को कम करूंगा या कुछ करूंगा तो होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। एयर के अंदर या गैस के अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल की भी जीरो नहीं होगी।
मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी एक को भी जीरो कराऊंगा, ठीक है जी, नो वे, एक की भी जीरो नहीं होगी, गैस है भाई। हाँ, अगर आपने उसको लिक्विफाई करके सॉलिडिफाई करके जमा दिया, हाँ तो जमा दिया तो फिर तो गया। वो वहां ये लिखा हुआ है कि वहां क्या लिखा है, उसने पहले उसको सॉलिडिफाई किया है, पता नहीं टेम्परेचर कम किया है कि वॉल्यूम कम किया, बहुत आगे का सवाल पूछ रही हो। आई थिंक वो एब्सोल्यूट जीरो का पूछ रही है, तो फिर क्या गैस में किधर से जीरो होगा? गैस तो मूव करती है, गैस के पार्टिकल्स की तो रैंडम हैप्हाजार्ड मोशन होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट स्पीड्स होती है। उन डिफरेंट स्पीड्स को मैं जीरो नहीं कहना चाहता, जीरो से ज्यादा ही होगी, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर कैसे कहूं कि कोई पार्टिकल रुका हुआ है? आपको लगता है एयर में कोई पार्टिकल रुका होगा? तो फिर आपने कैसे पूछ लिया? गलत लिखा वहां, पता नहीं वहां क्या लिखा, आपने पढ़ा क्या, आप पूछ क्या रहे हो, अलग करेंगे उसको। बहरहाल अभी अभी आपने क्या लिखा जी? पहला जुमला था मूव एवरी पार्टिकल इन अ गैसियस स्टेट वुड मूव रैंडमली हैप्हाजार्डली इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, जिस वजह से एवरी पार्टिकल विल हैव काइनेटिक एनर्जी। हाँ, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किस चीज को डिस्क्राइब करती है और उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस चीज को डिस्क्राइब करती है? आई थिंक इसके लिए मैं पेज के हेडर पे कुछ नोट लिखवाना चाहूंगा, बट वंस अगेन दिस इज प्योर फिजिक्स, और प्योर फिजिक्स और इनफैक्ट थर्मल फिजिक्स which is not a part of AS physics या AS chemistry. That thermal physics is a part of A2 physics, जिसको मैं कहता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा इनको, जिनको छुट्टी दे दी है मैंने, इनको A2 में सारा कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। A2 में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं है मेरे पास उनको इधर बिठाने का कि उनको ये पढ़ाऊं। क्या करें, पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जाके लिखे थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के आगे मैंने दो बातें लिखवानी, दो जुमले लिखवाने। पहला जुमला क्या है मेरे दिमाग में कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है तमाम पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, वो डिस्क्राइब करती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को। किसको डिस्क्राइब करती है? इट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेयर एज जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, इट रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या जनाब साहब, एक काम करिए प्लीज, पेज के हेडर पे जाइए, समझ आता है कि नहीं आता, रटा मारे। क्या? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, the total kinetic energy of क्या? नहीं समझ आएगा बेटा, A2 की बात है, बस लिखवा रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं A2 की बात। the total क्या? kinetic energy of all the molecules in a gas represents its internal energy, represents its internal energy, whereas what? the average kinetic energy, अब मैं ऑल द मॉलिक्यूल्स नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा? वेयर क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। ऊपर ऑल द मॉलिक्यूल्स क्यों लिखवाया? टोटल करना था, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस रिप्रेजेंट्स इंटरनल एनर्जी, वेयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन क्या? इन अ गैस रिप्रेजेंट्स इट्स टेम्परेचर, रिप्रेजेंट्स इट्स टेम्परेचर। आई थिंक ये जुमला कहीं आपने ओ लेवल में पढ़ा है थर्मल फिजिक्स में। किस बुनियाद के लिए पढ़ा है? कि हीट और टेम्परेचर में कुछ फर्क होता है। हीट क्या होता है? या तो ये पढ़ा होगा सर, एक बेस क्वांटिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, इनमें से बेस कौन है? टेम्परेचर बेस क्वांटिटी होती है और हीट ड्राइव क्वांटिटी होती है, एक तो ये फर्क पड़ा होगा। फिर टेम्परेचर मेजर होता है थर्मोमीटर से, और हीट मेजर नहीं होती। हीट क्या होती है? कैलकुलेट होती है MC डेल्टा T से या MLF V से, वो क्या था, MLF था और एक MLV था, वो हीट कैलकुलेट होती है और टेम्परेचर मेजर होता है। फिर आपने इस तरह का कोई जुमला पढ़ा होगा जो टका भी समझ नहीं आता। क्या पढ़ाते हैं लेवल वाले को? कि भाई जो इंटरनल एनर्जी या हीट एनर्जी क्या होती है, वो सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज होता है। पता नहीं लिख देते हैं हम वहां, तो दिल जो वो लेवल ना भाई, वो लेवल को जो मर्जी लिखूं मैं वहां पे। हालांकि आपको पता है गैस के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ काइनेटिक एंड ऑल द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स एंड देयर सम इज नोन एज क्या? हीट या थर्मल या इंटरनल एनर्जी। लेकिन वो क्या कहते हैं? टेम्परेचर इज क्या? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और वहां वो बच्चे मुंह भी नहीं बनाते, वो कहते ओके सर जी लिख दिए, ठीक है। अभी मैं लिखवा रहा था तो मुझे कहता है सर क्या लिखवा रहे हैं आप, मतलब उसका चेहरा बना था, ये क्या लिखा है आपने? टोटल एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, एवरेज एनर्जी इज टेम्परेचर। तो अब ए लेवल में बच्चे का दिमाग सवाल पूछता है कि सर ये कैसे हो सकता है? AS का होता तो मैं जवाब देता था कैसे हो सकता है। A2 का नोट है भाई, A2 में ही समझाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर फिजिक्स है इसकी, प्रॉपर कैलकुलेशन है, पूरी इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है जी। एक एक पार्टिकल को लेके इक्वेशन बनेगी वहां पे,
तो वो बड़ा अजीबोगरीब सी इक्वेशन है, लेकिन बार मैं भी नहीं लिखवाना चाहता। जैसे एक जुमला है, आगे लीजिए A2 लेवल, जुमले के आगे लीजिए या तो O लेवल या लिखिए A2 लेवल। O लेवल लिखेंगे तो आप कहेंगे सर पहले से पता होना चाहिए, A2 लिखेंगे तो आप कहेंगे सर जी बाद में सीख लेंगे। ठीक है, सुने जी, मैं क्या बात बताना चाहता था, उनके सवाल का एक जवाब देना चाहता था। टेम्परेचर का ताल्लुक है किसके साथ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। मतलब टेम्परेचर 10 तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी 10, टेम्परेचर 50 एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी 50, टेम्परेचर 0 तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो टेम्परेचर 0 कब होगा? है जी, वो कहीं नहीं होता। ये 0 टेम्परेचर 0 डिग्री की बात नहीं हो रही, कौन से की बात हो रही है? केल्विन वाले 0 की बात हो रही है। तो तुम्हें आपसे पूछा ना कि 0 केल्विन, आप एब्सोल्यूट 0 तो नहीं पूछ रही हो। एब्सोल्यूट 0 की बात करोगे तो हम कहेंगे हाँ सर जी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, एवरेज स्पीड 0 हो गई, ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स रुक गए, तो फिर वो गैस नहीं है। अगर वो रुक गए तो वो गैस नहीं है। वो कौन है सर? या वो लिक्विफाई हो गए हैं या वो सॉलिडिफाई हो गए हैं। गैस का फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं होगा। खैर बहरहाल देखेंगे जनाब साहब, यही मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि टेम्परेचर जितना कम करेंगे गैस का जो मैंने फार्मूला पढ़ाना है वो अप्लाई नहीं होगा। गैस का फार्मूला अप्लाई ही कब होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? क्यों नहीं देख लेंगे आगे जाकर। बहरहाल चूंकि वही एक मसला ये वाला है कि अगर आपने उसकी क्या सोच लिया, बड़े गलत वक्त में इस मुकाम पर हूं। ऐसे पुत्र आगे का सवाल पूछा है तो सवाल वापस लो, मैंने नहीं पढ़ाना अभी। मैं थोड़ी बातें मजीद बिल्ड करके इस मुकाम तक जाना चाहता हूँ, मैं एकदम से इस मुकाम तक नहीं जाना चाहता। बहरहाल वापस आऊंगा जी, जिस मुकाम पर मैं हूं मैं तो उस हिसाब से बिल्ड करूंगा। मैंने आपके नोट्स में पहला कॉन्सेप्ट क्या बिल्ड किया? मूवमेंट वाला। पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनके सवाल का सिंपल कर देता हूँ जवाब। आपका सिंपल जवाब क्या है? गैसियस स्टेट में एवरी पार्टिकल इज मूविंग। हाँ, some are moving with lesser speed, some are moving with higher speed, but no one is moving with zero speed। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी की जीरो नहीं। फिर अगला लिखा है जी पार्टिकल्स मूव करते हैं तो कोलिजन्स करते हैं। जब कोलिजन्स करते हैं तो उसकी फिजिक्स क्या है? प्रेशर उसकी फिजिक्स है। ठीक है, अच्छा फिर तीसरी बात क्या लिखवाई है? पहली काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की है, तीसरी कोलिजन्स की है या प्रेशर की है। ओके, टेम्परेचर की बात मैंने ऊपर हेडर पे लिखवा दी है, उसके बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। स्पेसिफिकेशंस अगर पढ़ूं तो वहां पर एक और जुमला उसने बड़ा लिखा हुआ है, कहता है अंडरस्टैंड दैट आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये तो लिखवा चुका हूं। अंडरस्टैंड दैट आइडियल गैसेस हैव जीरो पार्टिकल वॉल्यूम, ये नहीं लिखवाया मैंने। इस पोस्टुलेट तक पहुंचने के लिए मैंने आपको क्या लिखवाना है? मैंने आपको ये लिखवाना है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बारे में क्या ख्याल है। नहीं, अरेंजमेंट के बारे में, उसके लिए वर्ड रैंडम नहीं होता। ये सॉलिड हो तो अरेंजमेंट होती है टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, फिक्स्ड पैटर्न, रेगुलरली अरेंजमेंट, इस तरह का वर्ड होता है। लिक्विड हो तो क्या होता है? लूजली पैक्ड, क्लोज टुगेदर विद इन द कंटेनर, समथिंग लाइक दैट। ये गैस हो तो क्या क्या अरेंजमेंट होती है? नो अरेंजमेंट एट ऑल, वेरी वेरी फार अपार्ट। या कहते हैं नो अरेंजमेंट एट ऑल, या कहते हैं वेरी वेरी फार अपार्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। मतलब इस तरह के कुछ अल्फाज होते हैं। मैं इसके ऊपर कमेंट लिखना चाहता हूं। पहले केमिस्ट्री वाला जुमला लिखिए जी। देयर इज क्या? देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एट ऑल। देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एट ऑल। There is no arrangement of particles at all. Such and they are very far apart. पहले क्या लिखा? There is no arrangement of particles at all, and they are very far apart from each other. And they are very far apart from each other. No arrangement of particles at all, and they are very far apart from each other. Okay जी। अब वो इतने ज्यादा दूर हैं, इसकी फिजिक्स क्या बोलूं? They would occupy all the space available। क्या जनाब साहब? इसकी फिजिक्स लिखें, दूसरा तो जाए। They occupy all the space available। They occupy all the space available। I dot E क्या लिखें? They occupy all the space available के साथ क्या लिखें? I dot E, I dot E के साथ लिखें
they take the volume of the container. That is, they take the shape and volume of the container. They take the shape and volume of the container. They take the shape and volume of the container. They take the shape and volume of the container. तो लो जी, एक तरफ मैंने क्या केमिस्ट्री सुनाई कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो क्या करते हैं, वॉल्यूम क्या करते हैं सर जी, बहुत ढेर सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, या सारा अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और बात भी मैं जो मैं जनरल जुमला लिखवाऊंगा, जो मैं आपको मालूम है कॉलम्स बना के साथ, ये जब बहुत दूर दूर है, मिसाल के तौर पर सर जी एक इधर है, 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 एक इधर, हेलो, ये इसकी सारी स्पेस थी। मैं समझता हूं कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसका जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो है ऑल, मिसाल के तौर पर 5 एयर के पार्टिकल्स भी हुए ना, अब मैंने इस पूरे कमरे में उनको क्या कहते हैं अलाउ किया मूव करने के लिए, तो क्या करना है, दूर दराज एक दूसरे से क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड यू नो विदाउट एनी अरेंजमेंट एट ऑल, तो क्या होगा, सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे सर। हाँ, पार्टिकल्स आर, तो हाँ 5 पार्टिकल्स कमरे में छोड़ दिए तो उनकी कोई ना फोर्स है, ना उनकी कोई अरेंजमेंट है, ना उनका कोई लेना है, ना उनका कोई देना है, वो इंडिपेंडेंट है, तो किधर जाएंगे, सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब जब सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, मेरा एक सवाल है, ऑक्यूपाइड स्पेस क्या है सर जी, वो तो इनफाइनाइट है, क्या है, वो तो आप इस कमरे में उनको कहेंगे तो कमरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, दरवाजा खोलेंगे तो वो तो कहेंगे भाईजान हम तो गए पूरी जमीन के अंदर, तो उनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा, वो तो बहुत बड़ा होगा। उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है पार्टिकल्स का, उसका क्या सीन है, अगर आप 5 पार्टिकल्स को चलो वापस आओ चिपको, तो वो कहेंगे सर जी हमारा तो इतना सा वॉल्यूम है, तो जो एक्चुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो उनके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में क्या है सर जी, ना होने के बराबर है, क्या है। तो मैं एक जुमला लिखवाऊंगा जो स्पेसिफिकेशन ने लिखा है कि या तो आप कह दें पार्टिकल्स का वॉल्यूम 0 है, या आप कह दें पार्टिकल्स का एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, हेंस अज्यूम करेंगे कि पार्टिकल्स का वॉल्यूम 0 है। क्या मैं कह सकता हूं, आप एक जनरल जुमला लिखिए, the actual particle volume of the gas, बल्कि ऐसे लिखें, the actual particle volume लिखे हैं या actual volume of the gas particles, ये लिख दीजिए, actual volume of the gas particles, actual volume of the gas particles, ब्रैकेट में लिखें particle volume, दोनों जुमले लिखे जा सकते हैं, actual volume of the gas particles भी लिख सकते हैं, या क्या particle volume भी इसको बोलते हैं, is what is negligible as compared to the occupied volume of the gas. Actual volume of the gas particles मतलब particle volume is क्या, is negligible as compared to the occupied volume of the gas, as compared to the occupied volume of the gas. I dot E लगा के क्या लिख दें, 0 particle volume, that is क्या, assumed to be 0 particle volume, 0 particle volume, 0 particle volume, ऊंचा बोलिए, अज्यूम कर रहा हूं बेटा, मैंने कब कहा है, पहले मैंने कहा नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल असल साइंस है, अज्यूम क्या करना है, that is assumed to be 0, that is assumed as 0 particle volume, तो मैंने कहा that is के बाद क्या लिखा, assumed as क्या, 0 particle volume, क्योंकि जब आप ऑक्यूपाइड कहेंगे जी 10,000 क्यूबिक मीटर और आप कहेंगे जी जो उसका एक्चुअल है वो है 0.000001 क्यूबिक माइक्रोमीटर, तो उसको और जो ऑक्यूपाइड होगा जमीन आसमान का बीच में फर्क होगा, तो उसको या नेग्लिजिबल कह देंगे या इग्नोर मार देंगे। जैसे फोर्स को क्या कहा है तो सही, लेकिन क्या कहा है, वीक का है, फिर नेग्लिजिबल का है, फिर 0 कर दिया है। तो एक बात याद रखिए, अगर वो आपसे कहे कि जनाब साहब बताइए क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 2 मेन पोस्टुलेट्स, पता पहला कौन सा लिखना है, जो ऊपर लिखा था 0 इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला, तो दूसरा क्या लिखना है 0 पार्टिकल वॉल्यूम वाला, कौन सा वाला, तो एक काम करें ऊपर किया था ना 0 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसको अंडरलाइन करें, उसको बोले 1, बल्कि उस पर स्टार लगाएं, पेपर में लिखने वाली वो बात है। मैंने तो कुछ 4-5 लिखवा दिए ना, मैंने क्या क्या लिखवा दिए भाई, मैंने मूवमेंट की अलग लिखवा दी है बात, मैंने
काइनेटिक एनर्जी मतलब वो जीपी इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली अलग लिखवा दी है, और क्या है कोलिजन्स वाली लिखवा दी है, और क्या लिखवा दी है। वो अक्सर में क्या क्या वो कहता है जी व्हाट आर द टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो नंबर 1 पे क्या लिखना है, जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसको अंडरलाइन करो कहीं, उसको अंडरलाइन करके स्टार बनाओ कि सर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या, जीरो पार्टिकल वॉल्यूम, इसको अंडरलाइन करो। ये दो बातें हैं जो स्पेसिफिकेशंस वाला चाहता है। बच्चों आपको मालूम है ना आपके टॉपिक का नाम क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके नीचे आपने पोस्टुलेट्स लिखे हैं ना, कितने लिखवाए हैं आपने, 4 लिखे हैं। पेपर में चारों नहीं लिखने हैं, पेपर वाला क्या पूछेगा 2, कौन सा 2 लिखने हैं, जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला और जीरो पार्टिकल वॉल्यूम। स्टेट अवे चूंकि नोट्स ने कहा है कि कहा आइडियल गैसेस हैव जीरो पार्टिकल वॉल्यूम एंड जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है ये 2 जरूरी हैं, बाकी बातें ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। यहां तक इसको मसला है एनीवन। ये होगी मेरी स्पेसिफिकेशंस की क्या दूसरी बात। अब अगर आप अपना ये ऊपर जो भी आपने काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखे हैं, इन पोस्टुलेट्स में मैंने जब जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात की तो आपने मतलब क्या निकाला, जी ईपीई जीरो है। मैंने जब मूवमेंट की बात की तो आपने मतलब क्या निकाला, मूवमेंट रैंडम है, आपने कहा जी काइनेटिक एनर्जी रैंडम है। मैंने पार्टिकल का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने की बात की, फार अपार्ट की बात की, तो आपने वॉल्यूम का मतलब निकाल लिया। पेज के हेडर पे आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लेकर टेम्परेचर का मतलब निकाल लिया। ठीक है, अब मैं क्या बात करना चाहता हूं, आई थिंक आपने फिजिकली प्रेशर भी डिस्कस कर लिया गैस का, फिजिकली वॉल्यूम भी डिस्कस कर लिया गैस का, फिजिकली टेम्परेचर भी डिस्कस कर लिया। मतलब इन पिछले 4-5 पॉइंट्स में आपने आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात भी आ गई, प्रेशर ऑफ द गैस की बात भी आ गई, पेज के हेडर पर टेम्परेचर ऑफ द गैस की बात भी आ गई। एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो है मोल्स का। किसका भाई, मोल्स का। तो एक काम करें, आ जाए अगले पॉइंट पर। एक जुमला इधर एक जुमला उधर, बस 2-3 लाइनें लिखवानी है मैंने, टॉपिक खत्म कर दूं। इधर केमिस्ट्री वाले जुमले पे जाके लिखें, अमाउंट ऑफ गैस, amount of gas depends upon the number of particles of gas। को मसला है, केमिस्ट्री की बात है ना कि गैस की अमाउंट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ये अगर पूरी ऊपर की कहानी पार्टिकल पार्टिकल की है तो यहां भी पार्टिकल्स लिखिएगा, ऊपर अगर आपने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लिखा तो यहां पे भी मॉलिक्यूल लिखेगा। अमाउंट ऑफ गैस आगे क्या लिखें, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इन द गैस। कॉमन सेंस है। इसकी फिजिक्स क्या निकालूं, ये अमाउंट का वर्ड फिजिक्स में किधर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन क्या, इन मोल्स। क्या जनाब साहब, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स का ताल्लुक किसके साथ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस कांस्टेंट के साथ है। तो इसकी फिजिक्स क्या बनेगी, भी इधर आए जी, फिजिक्स तरफ जाएं, वहां लिखिए। इधर तो आपने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स कहता है भाई अमाउंट ऑफ गैस का ताल्लुक मोल्स के साथ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शुड बी मेजर्ड इन। केमिस्ट्री कहती है अमाउंट ऑफ गैस का ताल्लुक उसकी पार्टिकल्स के साथ है, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे अमाउंट उतनी। केमिस्ट्री क्या कहती है, कहती है भाई अमाउंट को तो हम मोल्स में, चूंकि वो बेस क्वांटिटी है ना, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल करंट, अमाउंट ऑफ मेजर्ड इन क्या, तो इसका फिजिकल वर्जन क्या है उस तरफ लिखिए। उधर लिखिए जी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, फिजिक्स कहती है अमाउंट ऑफ गैस या एनी सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस या ब्रैकेट में क्या लिख दें, एनी सब्सटेंस is what, is in what, is in moles। amount of gas या amount of any substance is in moles। लो जी, अच्छा ऐसे इसका जनरल जुमला क्या लिखूं, आपने कहीं जनरल जुमला पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता नहीं इतने होते हैं, तो उसका मास पता नहीं इतना होता है, तो उसका वॉल्यूम पता नहीं कितना होता है। तो आप अगर जनरल जुमला लिखवाना चाहते हैं तो इस पूरी कहानी के नीचे जनरल जुमला क्या लिख दें, 1 मोल इक्वल्स टू क्या, Na पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू क्या, Ar या Mr क्या, Ar Mr या
क्या जनरल क्या है, mr इन ग्राम्स इज इक्वल टू क्या, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, मोलर वॉल्यूम का सिंबल क्या है, वी एम। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी एग्जैक्ट क्या सीन है, 1 मोल इज इक्वल टू ये क्या है 10 पावर 23 पार्टिकल्स। एमआर क्या है सर, वो तो जो होगा सो होगा, जो डिपेंड करता है कौन होगा। इधर मैं एमआर ही लिखूंगा, इधर मैं एमआर इन ग्राम्स लिखूंगा, इधर क्या लिखूं 24 डीएम क्यूब एट। ये सारी बातें याद है कि नहीं याद, चलो जी, हाँ जी, किसी को मसला इस बात से, ये जनरल जुमला आ गया। लो आपके सामने भाईजान मैंने किस किस को डिस्कस कर लिया, मैंने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में से फिजिक्स निकाली प्रेशर की, फिर मैंने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में से फिजिक्स निकाली वॉल्यूम की, मैंने कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में से फिजिक्स निकाली टेम्परेचर की, फिर मैंने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में से फिजिक्स निकाली मोल्स की। मेरी थर्ड स्पेसिफिकेशन कहती है स्टेट द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहती है, व्हाट इज माय स्टेट द आइडियल गैस इक्वेशन। कहता भाई तुझे किसने क्या ड्राइव करनी है, केमिस्ट्री में थोड़ी ड्राइव होता है, ड्राइव किधर होता है, ये तो फिजिक्स में होता है ड्राइव श्राइव, यहां क्या करना है, तो करो स्टेट। मैंने तो पेज नहीं दिया आपको, मैंने जो आपको पेज दिया था वो पता नहीं क्या क्या लॉ था जी, बॉयल्स लॉ तो पता नहीं, चार्ल्स लॉ तो प्रेशर लॉ तो अवोगाड्रोस लॉ, मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे सीधी सीधी आपको क्या करवानी है, एक काम करिए जी, आपके पास ऊपर कितने नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हैं ऊपर, जितने भी केमिस्ट्री के नोट्स थे आपने उनमें से क्या निकाला, फिजिकल क्या निकाली, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में से फिजिकल क्वांटिटीज निकाली। ये जो ऊपर 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, they are related to each other by an equation that is known as क्या, ideal gas equation। what is that, PV is equals to, एक काम करें जी, एक नोट लिखें एंड पे जाकर, कॉलम शॉलम बराबर कर दें सारे के सारे। अब क्या करें, the 4 physical quantities, आखिरी जुमला लिखवाने लगा, the 4 physical quantities that is कौन कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, कॉल इट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, क्योंकि वो डिग्री में नहीं होगा, केल्विन में होगा। द 4 फिजिकल क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ, क्या लिखा था, 4 क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, of an ideal gas are related to each other by an ideal gas equation, of an ideal gas are related to each other by an ideal gas equation, of an ideal gas are related to each other by an ideal gas equation। अब ये आइडियल गैस क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। एक काम करिएगा जनाब साहब, इससे पहले कि मैं इक्वेशन लिखाऊं, बराए मेहरबानी जो पेज दिया है ओ लेवल का, उसके एक तरफ बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स लॉ है, फिर प्रेशर लॉ है, फिर एवोगाड्रोस लॉ, एक दफा पढ़ कर आइएगा। कल मैं स्टेट कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन आप मुझे कल उस पेज में से बता देंगे, पेज मैंने आपको दिया हुआ है। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं।